सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। जो पहला टॉपिक है जीएस पेपर 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज जीएस पेपर 1 से कुछ नहीं है। तो जीएस पेपर 2 से पहला टॉपिक है कि इंडिया चाइना रिज्यूम द डायरेक्ट फ्लाइट इश्यूज वीजा। ठीक है, वीजा हम डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, वीजा देना कम कर दिया था, तो अभी हमने एक दूसरे से समझौता किया है और चीज़ें हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि चाइना के जो हमारा निगेटिव टर्म्स में है तो वो चीज़ें हटाई जाए। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। ओके ना? इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। सेकंड जो है, उत्तराखंड एडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्च पोर्टल, तो आज इंप्लीमेंट कर दिया। बहुत दिनों से पहले से ये चल रहा था, पिछले साल ही पास किया था, लेकिन आज से इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड जीएस पेपर 2 में आर्टिकल 44 पढ़ा था हम लोगों ने। व्हाट इज मीन बाय द यूसीडी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, हाँ, व्हाट इज पर्सनल लॉ, सबका एक हो, अलग अलग नहीं हो। जैसे कि शादी और डाइवोर्स का सब धर्म का अलग है, जैसे कि हिंदूज का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, सिख्स का अलग है। तो वो चाहते हैं कि सबका एक हो। जैसे जब चोरी करने का सबका सजा एक है, तो जो पर्सनल लॉ है, क्योंकि डाइवोर्स करने पे भी तो आप वीमेंस एंड मेल के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ से आप धर्म तो के आधार पे सब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि धर्म कई बार लॉजिकल नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द केस, इसीलिए हम कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पहला जो स्टेट है इंडिपेंडेंस के बाद जिसने लाया है, दैट इज द उत्तराखंड। इंडिपेंडेंस के पहले किसके पास है? पहले एक स्टेट था ना जिसके पास ऑलरेडी है ये। उत्तराखंड तो पहला स्टेट है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ऑलरेडी के स्टेट पहले से इम्प्लीमेंट करता है। अरे इतना अच्छा नाम है, सबको जाना होता है वहाँ पे जाने के बाद आने का भी मन नहीं करता है। पुर्तगीज वहाँ पे थे, जा ही नहीं रहे थे, पुलिस भेज के हमें भगाना पड़ा। क्या था? गोवा। हाँ, सबको जाना होता है, मतलब गोवा का नाम भूल जा रहे हो। गोवा ऐसा स्टेट है जहाँ पे पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड था। पुर्तगीज वहाँ पे कॉलोनी था, ब्रिटेन का नहीं था, जा नहीं रहे थे। 1962 में भगाया गया, अंग्रेज चले गए 1947 में, तो उनको जाने का ही मन नहीं कर रहा था। किसी को नहीं मन करता है वहां से, वहां चले जाने के बाद फिर यहाँ पे लोग आना नहीं चाहते, गोवा में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो गोवा है दूसरा, उत्तराखंड है। मोदी स्पीक्स टर्म्स ऑन द फोन, सेज कमिटेड टू द ट्रस्टेड पार्टनरशिप। तो ये नॉर्मल सी चीज है, कुछ खास नहीं है इसमें। दूसरा रिपोर्ट है कि जो एडीआर एक है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये एक एनजीओ है, इनका जो रिपोर्ट है उसमें अभी दिल्ली का ये लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ द जो कैंडिडेट हैं उनका जो एसेट है ओवर 200 करोड़ है। सोचिए, 200 करोड़ रुपए एसेट है। 200 करोड़ तो बहुत होता है ना। तो वो कैंडिडेट क्या है, तो मैक्सिमम वेल्दियर कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करते हैं, इसीलिए कहा जाता है ना इलेक्शन लड़ना आसान बात नहीं है, पैसा होगा तभी आप लड़ेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट इज द एक्स वाइस प्रेसिडेंट हमीद अंसारी वोट फॉर फ्रॉम द होम। तो यहाँ पे एक नया इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेट सिस्टम है, जहाँ पे आप घर बैठे आपको ओटीपी जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज करके आप वोट कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलरली जो लोग सर्विसेज में है, सर्विसेज में जैसे मानिए कोई आर्मी में है, तो वोट देने तो अपने गांव जाएगा नहीं, तो उनके लिए भेजा जाता है बैलेट, ताकि वो पहले था कि उन्हें जो बैलेट पेज वाला होता था बाय द मैनुअल वो दिया जाता था, लेकिन अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज कर रहे हैं। तो अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है, ये ऑलरेडी 2016 से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 2019 के जो इलेक्शन है उसमें फुल्ली यूज किया था। तो ये कंटिन्यूअसली हम एक्सपैंड कर रहे हैं। पहले फेज बेसिस पे था, फेज का मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था कि फेज वाइज मैनर में धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, तो अभी ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश के जो आईजीपी हैं और 6 पुलिसमैन हैं, उनको कस्टोडियल डेथ का केस था, उसमें लाइफ सेंटेंस सुनाया गया। कस्टोडियल डेथ का क्या मतलब होता है? कस्टोडियल, पुलिस की कस्टडी में मार मार के उनका हालत खराब कर देते हैं, डेथ हो जाती है। दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट। ठीक है, तो आईजी बहुत बड़ा पोस्ट है, तो ये बहुत बड़ा केस, मतलब बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया गया होगा तभी आईजी को सजा मिली है, वरना बहुत मुश्किल होता है कि किसी पुलिस डिपार्टमेंट के हैं और वो भी आईजी पोस्ट के, आईजी हैं, डीएसपी हैं, उन लोगों को सजा मिली है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लीन होके और काफ़ी कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ होगा बड़े स्तर पे, तभी इतना जाके उन्होंने एक अच्छा जजमेंट है। मतलब पावरफुल लोगों को जल्दी सजा नहीं मिलती है, और कस्टोडियल डेथ को तो बाईपास करना और इजी है। 2 ही केस में सजा मिलती है, या तो जो गवर्नमेंट इनटू द पावर है उनके खिलाफ कुछ बोला होगा,
तो हो सकती है, नॉर्मली नहीं होती, या तो किसी बड़े स्तर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा कि इस पे जस्टिस दिलाना है, दैट वाज द केस, अदरवाइज जज बहुत ईमानदार होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द गेटिंग ड्रंक एंड होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का जो दवा है उसमें एल्कोहल का बहुत यूज होता है। कभी पिया है, खाया है दवा? हाँ, अच्छा, हल्का हल्का महक आता है एल्कोहल वाला, ठीक है। तो होम्योपैथी में एल्कोहल का यूज होता है, तो कई बार उसका पीने वाला भी आता है, ठीक है, वो वाला एल्कोहल वाला आपको खराब लगता है, लेकिन जो लोगों को एल्कोहल अच्छा लगता है होम्योपैथी का ये दवा एल्कोहल के रूप में पीते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एल्कोहल का जो है टैक्सेशन का प्रोसेस वो दो स्तर पे है। एक है कि केवल एल्कोहल शराब के रूप में यूज करेंगे, मस्ती के लिए यूज करेंगे, दवा के लिए नहीं यूज करेंगे, तो उस पर जो टैक्स लगाता है वो स्टेट लगाता है। और अगर मेडिसिन के लिए अगर एल्कोहल यूज हो रहा है तो उस पर जो टैक्स होगा वो सेंटर लगाएगा, यूनियन के पास पावर है। अब जितने भी स्टेट हैं जो लोकल शराब होती है या जो भी बियर या जो भी एल्कोहल यूज होता है उस पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है कमाने के लिए। जैसे यूपी का केस है, मैक्सिमम लोगों का टैक्सेशन जो स्टेट का है वो ज़्यादा है, तो इसमें टैक्स ज़्यादा लगेगा तो उसका कॉस्ट हाई हो जाएगा। होम्योपैथिक एक मेडिसिन में आ जाता है, तो उस पे जो एक टैक्स लगाएगा वो लगाएगा सेंटर, और सेंटर का टैक्स कम है। तो अब मानिए पैसा कम लगेगा, टैक्स कम है तो पैसे कम, तो जो लोगों के पास पैसे का कमी है पर उनको नशा का ज़्यादा है, तो उन्हें चाहिए, पैसे कम है तो कहाँ से लेके आएंगे? वो जाते हैं होम्योपैथिक का दवा लेने, फिर डॉक्टर से यारी दोस्ती, फिर ऐसे ही लिखवा लेते हैं, फिर वो एल्कोहल लाते हैं और डेली बेसिस पे पीते हैं, बीमारी हो या ना हो। पहले से कहते हैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ कि पहले से ही पीते रहूंगा तो बीमारी होगा ही नहीं, तो दिस इज द केस। तो यहीं पे है डिबेट चल रहा है कि ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर है वो क्यों टसल है। तो एक तो कंफ्यूजन ये है कि भाई मेडिसिन वाला एल्कोहल पे अलग टैक्सेशन, जो नॉर्मल एल्कोहल है उस पर टैक्सेशन, और इसी चक्कर में कई स्टेट हैं जहाँ पे उन्होंने प्रोहिबिशन लगा के रखा है। प्रोहिबिशन का मतलब शराब बेचने की मनाही, बैन, बिहार, गुजरात। अब वहाँ पे तो और इसका यूज है होम्योपैथिक दवा का, क्योंकि उसमें एल्कोहल ही है, ठीक है। तो उसको भी लेके है कि उस स्टेट्स में, अब इसका तो ये होगा कि सेंटर स्टेट के बीच में लड़ाई का मुद्दा है कि टैक्सेशन का है, और जो लोग शराब पी रहे हैं उनके लिए मस्ती है कि दो दो ऑप्शन है, होम्योपैथिक का दवा भी ऑप्शन है और नॉर्मल एल्कोहल तो है ही है। तीसरा दिक्कत ये जो आ रहा है वो आ रहा है कि ये जो होम्योपैथिक वाला है वो एल्कोहल तो है नहीं, दवा है, तो कई बार वो सही मात्रा में पी नहीं पाते, उसमें कुछ और केमिकल यूज होता है, तो कई बार उससे डेथ भी होता है ना कि जो कई बार इंटॉक्सिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार वो जहर का काम कर देता है, तो ऐसे केस में डेथ का केस है तो वो भी इशू है। तो इसको लेके काफ़ी है कि इसको या तो सिंप्लीफाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया है तो उन्होंने भी क्लियरिटी से नहीं दिया है, ठीक है, वो भी कंफ्यूज है अपने जजमेंट को लेके, तो वही उसमें। Then we will see that the first resort term should be diplomacy, not the term should use diplomacy, not the coercion. What is mean by that? In the deportation of migrants, deportation of migrants क्या है? Deportation का मतलब क्या होता है? नहीं पता है? हाँ, वही तो, जो लोगों को मानिए वीजा नहीं है, इलीगली इंटरी किया है, उनको वापस भेजने को डिपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो डिपोर्टेशन जो यूएस का अभी इलेक्शन हुआ है उसका मुख्य मुद्दा जो था, मेन जो उसका एक कैंपेन का पॉइंट था, दैट वाज द डिपोर्टेशन। ट्रम्प कह रहे हैं कि बाहरी लोग ज़्यादा आ गए हैं इसीलिए यूएस वालों को जॉब नहीं मिल रहा है, जैसे हम इंडिया में भी ये चीज़ें बोलते हैं कि बांग्लादेश से ज़्यादा आ गए हैं, रोहिंग्या ज़्यादा आ गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है। तो सोल्यूशन क्या है कि उनको भगा दीजिए, फिर आपको यहाँ वाले लोगों को जॉब मिलेगा। तो वही कैंपेन था। तो अब जीत के आए हैं तो वो जितने भी इलीगल लोगों को पकड़ के उनको भेज रहे हैं। तो ये है कि आप भेज भी रहे हैं तो होता है ना, ट्रीट सही से लोगों को कीजिए, ऐसा नहीं है कि उनका हथकड़ी पहना दीजिए, उनको पानी पीने को नहीं दीजिए, उनको वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम नहीं जाने दे रहे हैं जब प्लेन से भेजा है। तो कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ कोलंबिया का एक एग्जाम्पल है, कोलंबिया भी इस चीज़ का बहुत विरोध किया है। वो तो अपने 2 प्लेन को आने ही नहीं दिया, कहा कि यहाँ नहीं उतरने देंगे, फिर वापस गया, फिर ट्रम्प ने धमकी दिया कि वहाँ पे टैक्स दुगुना लगा देंगे, ठीक है, तो फिर वापस मतलब उन्होंने लिया। तो ट्रम्प को चाहिए कि कैसे भी उनको अपना वो दिखाना है पावर। तो दैट इज द केस कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिप्लोमेसी का यूज किया जा सकता है। ट्रम्प आराम से भी बात करके वहाँ के लीडर से कि आपके लोग हैं इलीगली आए हैं तो वापस भेजना तो पड़ेगा। तो दिस इज द केस।
नेक्स्ट न्यूज है, विल द फाइनेंशियल ईयर 2026 का बजट है, रिवर्स द डिक्लाइन ऑफ सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। व्हाट इज द सोशल सेक्टर स्पेंडिंग? सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, सामाजिक क्षेत्र में खर्च। सामाजिक क्षेत्र में खर्च क्या क्या हो सकता है? किसी विधवा को पेंशन देना, एल्डरली पीपल उनको देना, कोई अगर हैंडीकैप्ड है, डिसेबल्ड है, उनको एक तरीके से सोशल स्पेंडिंग तो है, उनको जो हम लोग पेंशन देते हैं। तो वो जो हमने देखा है कि कंटिन्यूअसली डिक्रीज किया है एज द परसेंटेज ऑफ द बजट। जैसे बजट जो माने जितना भी हो रहा है उसको 100% माने, तो मानिए जो सोशल सेक्टर पे स्पेंडिंग पहले 2 रुपए होता था, अब घटा के 1 रुपए 75 पैसे हो गया, 1 रुपए 60 पैसे हो गया। कंपेयर किया है यहाँ पे, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं करा है। एब्सोल्यूट टर्म में तो हमेशा बढ़ेगा। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब होता है कि अगर इस साल बजट 100 रुपए है तो अगले साल 105 रुपए, अगले साल उसका 120 रुपए बढ़ेगा, क्योंकि जो मनी वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होने लगती है इन्फ्लेशन के कारण। तो ऐसा नहीं है कि बजट बढ़ने का मतलब कि ओवरऑल जो है एक्सपेंडिचर बढ़ा। कभी कभी होता है कि आप खर्च करते हैं पेन खरीदने में 50 रुपए, लेकिन पेन आपको घर आता है 2। किसी जमाने में आप 50 रुपए में 5 पेन खरीद के लाते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने 50 के जगह 70 पेन पे खर्च किया तो इसका मतलब पेन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। कभी आप पैसे बढ़ा देते हैं, ड्यू टू द इन्फ्लेशन क्वांटिटी उतनी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द बजट, कि पहले अगर 100 रुपए बजट में दिया जाता था तो उसका 2 रुपए कहाँ पे खर्च करते थे, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। लेकिन अभी जो है वो अगर 100 रुपए का बजट है तो उस पर जो एक्सपेंडिचर है वो 1.7, 1 रुपए 70 पैसे है। यही यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट वी विल सी दैट द इंडोनेशियन नवल्स डेलीगेशन विजिट द ब्रह्मोस ऑफिस इन दिल्ली, अप्राइज्ड ऑफ द वेपन सिस्टम। तो ब्रह्मोस क्या है? मिसाइल सिस्टम है। और ब्रह्मोस किसके किसके बीच का कोलैबोरेशन है? इंडिया रशिया, मॉस्को रिवर से, इसमें 2 है, ब्रह्मपुत्र से ये है और मॉस्को से ये है, ब्रह्मोस, इसीलिए इनका नाम है। हम ये डेवलप किए हैं मिलके, अब बेच रहे हैं कई देशों से। तो यहाँ पे अभी वियतनाम को बेचा था, फिलीपींस को बेचा है, अभी हम इनको भी बोल रहे हैं इंडोनेशिया को कि इनसे भी हम सेल करें, ठीक है। Then we will see that the M23 rebels back the Rwanda claim in the Goma, a key city in the Congo। तो बस आपको ये जानना है कि रवांडा के में सिविल युद्ध का कंडीशन है, कांगो में सिविल युद्ध का कंडीशन है। और अभी जो रवांडा के रिबेल हैं, रिबेल का जो ग्रुप है उसका नाम है M23। तो अगर पूछे कि M23 न्यूज में था किस लिए था, तो एक रिबेल ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी ग्रुप है जो कहाँ पे लड़ाई कर रहा है इस समय, कैप्चर किया है। कांगो एक देश है। कांगो आप लोग पढ़े होंगे ना ज्योग्राफी में, बीच वाला, अफ्रीका का बीच में कांगो बेसिन बहुत बड़ा है, ठीक है। वो एकदम इक्वेटर होके जाता है कांगो से, पढ़ा होगा ये सब चीजें, कांगो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कांगो का जो सिटी है गोमा, वहां पे इन्होंने किया है। तो गोमा अगर पूछ दे मैच कराने के लिए कि गोमा और आगे दे दिया हो इथियोपिया तो गलत होगा। गोमा कहाँ पे है? कांगो में है। तो ये सब चीजें पीसेस का, ये प्रीलिम्स में काम आएगा, यूपीएससी एज वेल एज पीसेस। Nordic leaders meet the reiterate unity in the face of the Trump threats। तो what is the Nordic leaders? Nordic नेताओं, क्या है Nordic? कभी नाम सुना है? Nordic रीजन है, नॉर्थ सी है यूरोप में, और यहाँ पे बाल्टिक सी है, उसके बीच का जो एरिया है, जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, ये सब नॉर्डिक कंट्रीज आते हैं। अभी मैं मैप में दिखाऊं, ओके, क्लियर हो रही है नॉर्डिक कंट्रीज क्या है? ये कंट्रीज काफी डेवलप्ड है। ग्रीनलैंड जो है दैट इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क, वो भी बहुत न्यूज में, क्योंकि ट्रम्प ने कहा कि डेनमार्क को ग्रीनलैंड हमको दे दो, हम इसका पूरी दुनिया का सुरक्षा में इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हाल हो गया है कि जबरदस्ती हम दूसरे से जमीन छीन ले रहे हैं, ठीक है। इंडिया चाइना रिज्यूम द डायरेक्ट फ्लाइट इश्यू वीजा। तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग वी, ठीक है, नाम याद है वांग वी? अगर पूछ रहे वांग वी कौन है, बहुत न्यूज में रहते हैं। तो कहाँ के ये फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, वैसे ये बहुत न्यूज में रहते हैं, तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। चाइना का कैपिटल क्या है? बेजिंग, वहाँ लिखा तो है बेजिंग। तिब्बत का कैपिटल क्या है? तिब्बत देश है कि क्या है? ठीक है, जैसे कश्मीर का मुद्दा है उसी टाइप का तिब्बत का मुद्दा है। तो दिस आर द थिंग।
यहाँ पे जो इंडिया चाइना का मेन जो टसल पॉइंट है, एक तो है बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारा। बॉर्डर में अक्साई चाइना को लेके है, अरुणाचल प्रदेश को है, और किसको लेके है, तवांग को लेके है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है, तवांग है, ठीक है। मेन यही लड़ाई है। सिक्किम में तो उतना लड़ाई नहीं है, सिक्किम का जो बॉर्डर है एक तरीके से पीसफुल है, ठीक है। दूसरा चाइना से लड़ाई किस बात को है, पाकिस्तान के थ्रू रोड बना रहे हैं जो कश्मीर वाले एरिया से होके जा रहा है, जो इस समय कैप्चर्ड है बाय द पाकिस्तान। तो दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा क्या है, नदी को लेके है। जैसे हमें लगता है कि जो ब्रह्मपुत्र आती है तो उसका डेटा दें हमें, जैसे हम लोग पाकिस्तान के साथ ट्रीटी है ना, कितना हम यूज कर रहे हैं, कुछ बन रहा है तो हम बताते हैं, उसी टाइप का हम ट्रीटी चाइना के साथ करना चाहते हैं। चाइना अपर रपेरियन स्टेट है, तो वो सही से बताता नहीं है और उस पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो फ्यूचर में जो हमें वाटर का नीड होगा वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप देखिएगा कि वाटर विल बी द मोस्ट प्रीशियस थिंग होगा ना। धीरे धीरे आप देखिएगा, अभी लोग अभी तो बॉटल खरीद के पी रहे हैं, बॉटल से अभी अकेजन पे पीते हैं। एक जमाना था कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पानी खरीद के पियेंगे। आर यू गेटिंग ना, पहले कहाँ पानी इतना बॉटल जो है इतना कॉमन दिख रहा है, रेयर केस में दिखता था। आप टीवियों में देखते थे, हॉलीवुड के पिक्चर्स में, अब तो हर ये कॉमन हो गया है। कभी कभी तो मतलब ये हाल है, जब हम दिल्ली में रहते थे हमारे वहाँ पानी खत्म हो जाता था पटेल नगर में, वहाँ हम नहाने के लिए पानी खरीदते थे तो उससे नहाते थे हम लोग। ये हाल था, पानी आता ही नहीं था, एकदम गंदा वाला पानी आएगा कभी कभी, और गंदा वाला पानी छोड़िए आता ही नहीं था। पाइप ही वाटर है वहाँ पे, जो बोरवेल है वो करने नहीं देते हैं, तो मैं खुद खरीद के वो नहाया हूँ, जैसे नहीं होता है। तो ये हाल है, कभी इमेजिन किया है आदमी, नहीं किया है। कॉमन है ये पीना। कल पानी नहीं आ रहा था तो कल हम लोग हाथ धो रहे थे यही बॉटल वाला वाटर से, कल यहाँ पानी नहीं आ रहा था, ठीक है, दिक्कत हो गई थी, मोटर खराब था। तो कहीं ना कहीं जो वाटर होगा दैट विल बी मोस्ट प्रीशियस थिंग जब खरीद रहे हैं। वो भी धीरे धीरे रेट देखिए कितना तेजी से बढ़ रहा है। बिस्लेरी का करीब कुछ नहीं तो आप 1 लीटर वाला 15-20 रुपए में आजकल दे रहे हैं। कभी एयरपोर्ट पे खरीदिएगा 80 रुपए में देते हैं, 100 को लग जाता है, ठीक है। दिस इज द केस, 80 रुपए। कैन यू इमेजिन, दूध अभी मिल जाता है 60 रुपए लीटर के आसपास, गांव में तो 55-60 दे रहे हैं, यहाँ पे 80 रुपए में आधा लीटर का बॉटल दिया। मैंने कहा इसमें क्या है, तो कह रहा है स्प्रिंग वाटर है। तो मैंने कहा वहां चढ़ के लाए हो पहाड़ से, मतलब दैट इज द केस। अब स्प्रिंग वाटर है, कौन देखने जा रहा है कि क्या, और है ही है स्प्रिंग वाटर तो क्या करें, वही तो पानी बह के आता है आखिर में। तो दैट मतलब ये धीरे धीरे होने वाला है। तो इसीलिए जो हमारा टसल चल रहा है दैट इज द हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो है वो हम मांग रहे हैं। चाइना कहता है दे देंगे दे देंगे, देता नहीं है, वो गलत वलत देता है, ठीक है। कोई डैम में बनाता है तो कहता है बहुत छोटा डैम है, और बाद में पता चला कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, दैट अभी अरुणाचल बॉर्डर पे बना रहे हैं वो लोग। तो ये हमारा मुद्दा है। तो ये आपस में हम लोग कह रहे हैं कि बैठ के हम लोग इसको समझौता मतलब वो कर लेंगे, ताकि चाइना के साथ जो रिलेशन है वो थोड़ा ट्रैक पे आए, थोड़ा सा अच्छा हो। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, सैंगपो। ये वहां पे जो जो होता है वो सब पढ़ते हैं सैंगपो। जी जिनपिंग नहीं होता है, सी जिनपिंग होता है। मैं उसको जी जिनपिंग जानता था, एक्स आई लिखा रहता है, जी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक दिन मैं न्यूज सुन रहा था तो वहां पे बार बार वो बोल रही थी सी जिनपिंग, ठीक है, वो जी नहीं होता है, सी होता है। यहाँ पे भी ये सांगपो है, ये जांगपो नहीं है, ये गलत दिया है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो शांगपो होता है, ठीक है। तो दैट इज द यालुंग शांगपो रिवर। तो ये इसको लेके हम वहां पे थोड़ा सा आपस में समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44, ठीक है। अब यहाँ पे सिविल कोड में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पर्सनल लॉ है वो सबके लिए एक कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिएगा कि इन्होंने भी बनाया है, लड़ाई इतना चलता है पर्सनल लॉ पे, जल्दी लोग सबको लगता है कि हमारा धर्म अच्छा है तो आप यूनिफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे धर्म के अनुसार बनाइए, तो इसको लेकर लड़ाई है, ठीक है। यहाँ पे ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल लोग कहते हैं हमारा कल्चर तो एकदम अलग है, आपसे क्या लेना है। तो ट्राइबल लोग तो एकदम एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार होते हैं। तो अभी जो इन्होंने भी लगाया है उसमें ट्राइबल लोगों को, ट्राइबल जो है उनको एक्सक्लूड किया, एक्सेप्ट ट्राइबल एंड द जो लोग वहां के उत्तराखंड के थे बाहर जाके बस गए हैं। तो ये जो दो चीजें याद रखिएगा, और सबके लिए नहीं है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस इन्होंने भी दिया है, और ऑल रेजिडेंट्स के लिए है। ऑल रेजिडेंट्स का मतलब जो भी वहां जाके रहेगा, जैसे मैं यूपी से जाके रहूंगा वहां पे, तो पर्सनल लॉ जो मेरा होगा वो वहां का इम्प्लीमेंट होगा, रेजिडेंट्स,
ठीक है। वैसे भी इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होती है, तो जो जहाँ रहता है वही स्टेट का माना जाता है, रेजिडेंट तो वही होगा ना। तो दिस इज द केस। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। यूसीसी क्लियर है ना। पर्सनल लॉ जैसे होता है कि शादी से रिलेटेड हो गया, एडॉप्शन से लेके हो गया, जो हमारा हेरिटेज हो गया, जैसे इनहेरिटेंस की पिताजी के बाद जो धन का बंटवारा होता है भाइयों में कैसे होगा, बेटियों में कैसे होगा, क्या केस होगा अगर केवल बेटी हो, क्या केस होगा कि बेटी और भाई दोनों हो, ऐसे केस में ये सब डील होता है बाय द पर्सनल लॉ। इन्होंने ये कहा है कि अब रजिस्ट्रेशन जो जितना भी होगा रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, और उस रजिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए इन्होंने एक पोर्टल बना के रखा है। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि जो जो चीजें अभी इन्होंने हटाई थी, जैसे हलाला हो गया, इदात हो गया, तलाक हो गया, ये सब चीजों पे चेंज हुआ है। व्हाट इज द इदात? क्या होता है इदात? इद्दत। इसको इद्दत पढ़ते हैं, इदात नहीं, इद्दत। व्हाट इज मीन बाय इद्दत? ध्यान नहीं है आप लोगों को? हलाला क्या होता है? हलाला ये होता है जैसे पहले से ए पेयर ए एंड बी है, मैरिड है, ठीक है, डाइवोर्स हो गया, ये वुमेन मैरिज सिस्टम से बाहर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये है, ये मैरिज, ये अब डाइवोर्सी वुमेन है, इनकी पहले ये वाइफ थी, ठीक है, ये वाइफ थी पहले। अब दोबारा इनको इनसे मन किया कि ठीक है लड़ाई झगड़ा हो गया तो शादी करना है, ठीक है। तो एज पर द इस्लामिक रूल जो है वो डायरेक्ट अब नहीं शादी कर सकते, इनको किसी दूसरे से पहले शादी करना होगा और इनको कंज्यूमेट करना होगा, ठीक है। जो सेक्सुअल रिलेशन होता है बाय इंटीमेट रिलेशन वो कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद फिर डाइवोर्स लेना पड़ेगा, तब वापस शी विल बी एलिजिबल टू मैरी अगेन दैट पर्सन। यही है हलाला। हलाला का मतलब होता है कि ये जो डाइवोर्स एक बार हो गया, तलाक 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 बोला, उसके बाद फिर भी चाहे तो दे विल नॉट मैरी, ठीक है। मैरिज के पहले क्या होगा? शी विल हैव टू मैरी सम अदर पर्सन जो मेल होगा, और पूरा ये कंप्लीट जो प्रोसेस है होने के बाद तब डाइवोर्स होके ही मैरिज हो सकता है। तो इस्लामिक में ये बताया जाता है कि जल्दी डाइवोर्स ना हो, जो जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि डराने के लिए कि जल्दी डाइवोर्स आप करें ही नहीं, तो इसीलिए कठिन है। लेकिन दिक्कत है कि फिर तो आप वीमेंस के खिलाफ बना है ना, वीमेंस को फोर्स कर रहे हैं ना, तो फिर पुरुषों के साथ भी ये करना चाहिए था कि पहले वो मैरिज करे या जो भी है। परेशानी तो सिर्फ एक वीमेन को उठाना पड़ा ना, ये ही कैन डू। तो यहाँ पे है कि अगेंस्ट वीमेन है, इक्वालिटी नहीं है। तो आप वीमेन को परेशान कर रहे हैं ना, मानिए गलती हो गया तो फिर एक और गलती करवा रहे हैं ना, आप जबरदस्ती किसी और से शादी करवा रहे हैं, फिर दोबारा अगर ये शादी करेगा तो रिलेशनशिप सही रहेगा, आपस में मतभेद रहेगा ना कि किसी और से भी शादी किया था। अरे पर्सनल लेवल पे आप सोच के देखिए, तब आप समझ पाएंगे चीजों को। दिक्कत इसमें किसमें है? विमेन के ही साथ है, एक्सप्लॉयटेशन विमेन्स का हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको माना जाता था कि ये एक्सप्लॉयटेटिव है, तो ये हटा दिया गया, अब ये अलाउड नहीं है। इद्दत का मतलब होता है डाइवोर्स, डाइवोर्स हो गया या पति का डेथ हो गया, या कभी ये दो केसेज होता है, वहां पे जो एक पीरियड होता है उस पीरियड के बाद ही ये वुमेन शादी कर सकती हैं, उस पीरियड को इद्दत कहते हैं, ठीक है। ये पीरियड नॉर्मली अगर मानिए डाइवोर्स का केस है तो उसमें 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुएशन पीरियड माना जाता है, तो 3 महीने के आसपास होगा। और इन द केस ऑफ डेथ, पति का डेथ हो गया, फिर वो वीमेन किसी और से शादी करना चाहती है, तो वो 4 महीने का होता है। नॉर्मली वैरी कर सकता है, 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, 5 महीने, पर 3 से 4 महीने होता है, इसी पीरियड को इद्दत कहते हैं। इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर पति का डेथ हो गया और उसके बाद अगर वीमेन शादी करना चाहती है, तो रूल है कि वो जब डिलीवरी हो जाएगा बच्चे का उसके बाद होगा, ठीक है, शादी, तो वो इद्दत पीरियड होता है। 3 रूल है, एक है 3 महीने इन द केस ऑफ डाइवोर्स, 4 महीने इन द केस ऑफ डेथ, एंड डिलीवरी के बाद अगर इन द केस देयर इज द, ठीक है, तो यही केस होगा। ये सब चीज को हमने हटाने की कोशिश की है बाय दिस। यूसीसी को मैंडेट किया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, मैरिज, डाइवोर्स एंड लिव इन रिलेशनशिप को भी किया है। इसी पे काफी ज्यादा डिबेट भी चल रहा है कि लिव इन रिलेशन को आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो इससे एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। तो अगर आप मैक्सिमम जो लिव इन रिलेशनशिप जो लोग रहते हैं वो छुप छुपा के रहते हैं। ऐसे भी लोग, आप जाइए कोई बता दीजिए लिव इन रिलेशनशिप है, कोई नहीं रूम देने वाला है, ठीक है, वो पता चल जाए तो खाली करवा लेंगे, तो ऑलरेडी एक्सेप्टेबल नहीं है, माना जाता है बहुत बड़ा क्राइम है। वैसे क्राइम नहीं है, जैसे दो लोग कंसेंट है वो कैसे भी रहे, शादी करें या ना करें, दिस इज वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है।
तो यहाँ पे बड़ा हमारा सोसाइटी ऐसा है कि जो चीज कंसेंट है नहीं कंसेंट है उसको इक्वल कर देते हैं, इसीलिए जो रेप की केसेज होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोगों का जो नॉर्मल रिलेशनशिप है उसको भी रेप के जैसे ही देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये विरोध हो रहा था कि जब लिव इन रिलेशनशिप में आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो फिर वो पुलिस वाला भी तो जाके एक्सप्लॉइट करेगा कि बता दूंगा, क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आदमी डर के पैसा देगा या जो भी एक्सप्लॉइटेशन करना होगा, क्योंकि पूरी सोसाइटी खिलाफ है और ऑलरेडी आप जाके बतवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का भी विरोध हो रहा था, ये माना जा रहा था कि जो राइट टू प्राइवेसी है उसका वायलेशन है, जो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है या जो पर्सनल चॉइसेज है उसको आप जग जाहिर करवा रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर ए, मतलब एक इंडिविजुअल लेवल पे सही नहीं है। इन्होंने एक पोर्टल बनवाया है, पोर्टल पे 22 लैंग्वेज में ये सारा ट्रांसलेशन अवेलेबल होगा। तो आजकल एआई का जमाना है, ट्रांसलेशन तो इजी हो गया, दिस इज द सिंपलर केस। देखिए मोदी जी गले मिल रहे हैं ट्रम्प के, ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रम्प जो है कौन नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं? 43। आज ही गलत, मैं 5 बार बता चुका हूँ, आप बताइए, देख के नहीं बताना है। हाँ? 47 यहाँ पे है, तो ये सब भाई पूछेगा ना, वो 43, 44, 47, 49 देगा तो आप नहीं मिली कार, तो ये सब ध्यान से देखा कीजिए। ठीक है, जो मेन मुद्दा चल रहा है इंडिया यूएस के बीच में, क्या क्या चल रहा है? एक तो इमिग्रेशन है, आप देख ही रहे हैं कि प्लेन से भिजवा रहे हैं, डिपोर्टेशन का मुद्दा है। H1B वीजा है, H1B वीजा में यूएस अलाउ करता था कि जो स्किल्ड लेवल होंगे तो उनको हम अलाउ करेंगे, वीजा का जो पॉलिसी है इजी करेंगे, और उनके जो स्पाउस हैं, जो पति पत्नी है, जैसे मैं चला गया जॉब करने तो मेरी जो वाइफ होंगी उसको भी, उनको भी वो वीजा इजिली दे देते थे, वहां पे भी ये टफ कर रहा है। एंड टैरिफ, व्हाट इज द टैरिफ? टैरिफ का मुद्दा है। व्हाट इज द टैरिफ? टैरिफ का मतलब टैक्सेशन, जो रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे होगा टैक्स 25% से बढ़ा के 50%, 100% ये होता है ना, तो टैक्सेशन वो बढ़ा रहे हैं, तो ये मेन मुद्दा है इनका। जो अभी जो स्वेरिंग सेरेमनी था, स्वेरिंग इन सेरेमनी था, उसमें किसको भेजा था इंडिया ने? एस जयशंकर को। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे, एस जयशंकर गए थे, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। नेक्स्ट न्यूज है कि जितना भी अभी दिल्ली का इलेक्शन है, आप देखिएगा उसमें जो करोड़पति लोग हैं वही मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, और मोस्ट, अब देखिएगा 100-100, 200-200 करोड़ इनका प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है। ठीक है, और मैक्सिमम सारे पार्टीज में से है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, देखिए नाम है आम आदमी पार्टी, और टिकट किसको दिया है? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, उससे ज्यादा है। तो कांग्रेस सभी के पास है, बीजेपी जहाँ मोदी जी हैं झोला सिर्फ है उनके पास, फिर भी उनके जो कैंडिडेट हैं, जो मोस्ट कैंडिडेट करोड़पति हैं बीजेपी से हैं। फिर सबसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल, सिर्फ 2 पैंट शर्ट है, उनके पास में 3 है। कांग्रेस, राहुल गांधी केवल एक टी शर्ट पहन के आजकल घूम रहे हैं, उनके भी जो कैंडिडेट है 100 करोड़ से ऊपर वाले। तो यहाँ पे एनालिसिस दिया है कि अभी भी जो है एवरेज, देखिए जो एवरेज है, एवरेज 4 करोड़ 34 लाख था पिछले वाले जो इलेक्शन हुआ था। 5 ही साल में इन लोगों का जो एवरेज हो गया वो 5 करोड़ 65 लाख। सोचिए सैलरी कितनी है इनकी, 1-1.5 लाख 2 लाख, इस हिसाब से लगाए तो 12 महीने में कितना कमाया होगा? 12-25-60, 12 लाख हुआ, और पूरा 60 लाख होना चाहिए। 60 लाख में उसके बाद खर्चे तो होते हैं, सब बचा लेता, अब आधा खर्चा हो तो 30 लाख, लेकिन बढ़ा कितना है? 1.5 करोड़। तो इसीलिए लोगों को इलेक्शन में जाना है। ठीक है, क्रिमिनल केस में देखिए, क्रिमिनल केस में आप पार्टी बनी थी कि क्रिमिनल केस हम हटा देंगे एकदम। सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट है आपके हैं जिन पे क्रिमिनल केसेज हैं, रेप के, मर्डर के, ठीक है, जो आपने जिनको टिकट दिया है, और आप आई थी पूरा का पूरा क्रिमिनल सिस्टम हटाने के लिए कि अगर थोड़ा भी दाग होगा हम टिकट नहीं देंगे। केजरीवाल यही बोलते थे जब पार्टी बनी थी, तो सबसे ज्यादा इन्हीं के हैं। तो ये तो मतलब यहाँ पे एनालिसिस है। तो आप अगर क्राइम एंड मनी पावर इनटू द पॉलिटिक्स है तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये सब चीजें अगर आपको थोड़ी बहुत भी याद है तो आप लिख सकते हैं कि एवरेज जो पैसे हैं दिल्ली के इलेक्शन में, जो वेल्थ है वो इतना है, क्रिमिनल केसेज है 29 आपके खिलाफ थे, कांग्रेस के 13 हैं, बीजेपी के 9 हैं। ठीक है, कैंडिडेट का एज इस बार घटा, मतलब बढ़ा है। पहले पिछली बार वाले में जो एवरेज एज था 41 से 50 के बीच में था, अभी थोड़ा सा उसकी जो संख्या है वो बढ़ी है। ठीक है, एज का संख्या बढ़ा है। आर यू गेटिंग ना, कि जैसे बुजुर्ग लोगों को इस बार ज्यादा टिकट दिया।
नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द हमीद अंसारी, इन्होंने दिया है बाय द इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो यहाँ पे है कि यहाँ चीज़ों को हमने इजी करने की कोशिश किया है। ये भी एक तरीके का जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है। इलेक्टोरल रिफॉर्म का मतलब चीज़ों को हमने और इजी बना दिया। जो बुजुर्ग लोग हैं या जो लोग सर्विसेज में हैं वो इजीली अब अपना वोट दे सकते हैं, तो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ेगा। व्हाट इज दिस? इसमें यह है कि आप दूर बैठ के भी अपना जो डिवाइस है उससे देंगे और वो टोटल जो होगा ओटीपी के थ्रू होगा। ओटीपी आपके पास आएगा तभी आप वोट कर पाएंगे। और बिसाइड दैट इसमें यह है कि वाटर मार्किंग है ताकि डुप्लीकेशन ना हो सके। और तीसरी चीज जो इसमें यूज हुआ है दैट इज द इसमें वो क्या बोलते हैं, बीच में हम इंक्रिप्शन करते हैं ताकि बीच में कोई उसको क्या करे, ब्रेक नहीं कर पाए। कोड होता है ना, जैसे मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ तो मैसेज या तो मैं पढ़ूं या तो आप पढ़ें, बीच में कोई उसको इंटरसेप्ट ना करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन करते हैं। कोडिंग होती है। कोडिंग जो आप लोग एग्जाम में देखेंगे नहीं होता है कि DEF इसका मतलब 365, तो डी का कुछ वैल्यू हो गया, ऐसे इंक्रिप्शन इसी टाइप की चीजें होती हैं। तो यहाँ पे इंक्रिप्टेड है ये। जो पहले हमने स्टार्ट किया था 2016 वाले इलेक्शन से स्टार्ट किया है, कहीं दिया है 2016 में जो बाई इलेक्शन था वहां से हमने पहली बार इसको जगह जगह यूज किया था। पूर्ण रूप से जो यूज करने की कोशिश किया वो 2019 का लोकसभा इलेक्शन से किया है। क्लियर? इसके लिए हमने क्या चेंज किया है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 को हमने इसको क्या किया है, मॉडिफाई किया है, अमेंड किया है और देन वी हैव इंट्रोड्यूस इट। क्लियर? समझ में आ गया व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। हिमाचल का केस है कस्टडियल डेथ में जो अभी हुआ है, तो इसका आप एसए में लिख सकते हैं या एथिक्स में लिख सकते हैं, या कभी आप जो जुडिशियल क्रिमिनल सिस्टम आया तो इसमें आप लिख सकते हैं। ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, जो होम्योपैथी को टैक्सेशन से लेके है कि होम्योपैथी में जो मैक्सिमम होता है दैट इज यूज द एल्कोहलिक टिंक्चर। उसको आप देखिएगा गर्म करके उसको वेपराइज करके वापस लेके वो यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका यूज जो है मेडिसिनल पर्पज से भी है एज वेल एज जो एल्कोहल है उसके भी पर्पज से है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लिस्ट में इसका मेंशन है। जो पहले लिस्ट में है, पहले लिस्ट में बात किया गया है कि अगर ये मेडिसिनल पर्पज से होगा, मेडिसिनल पर्पज से है तो कौन उसको टैक्स करेगा, यूनियन डिसाइड करेगा, यहाँ है। और अगर ये केवल एल्कोहल, प्योर एल्कोहल के रूप में यूज होगा तो उसको कौन करेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट। तो इसी बात को लेकर लड़ाई है कि एल्कोहलिक है कि आप मेडिसिनल है। अब इसी चक्कर में दोनों का अलग अलग टैक्सेशन है। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका ज़्यादा है और यूनियन गवर्नमेंट का जो जीएसटी सिस्टम है उसमें कम है। तो इसीलिए लोग क्या प्रीफर करते हैं, जिनके पास पैसे हैं, पैसे बचाने के लिए दैट दे यूज फॉर द डोज दैट इज यूज इन द मेडिसिनल पर्पज। और इसी चक्कर में कई बार होता है कि इनकी डेथ की कंडीशन, तबीयत खराब, हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। जो गवर्नमेंट ऑलरेडी जो रूल बनाया है दैट इज द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसी का यूज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी के कारण क्या है, इसमें बहुत मैन्युफैक्चरर कंफ्यूज रहते हैं कि किसको फॉलो करें, किस रेगुलेशन को। दो कानून हो गया ना, ये स्टेट अपना अलग कानून रेगुलेशन निकालता है, यूनियन अपना अलग निकालता है। तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि किसको फॉलो करना है और किसको नहीं फॉलो करना है। क्लियर हो रही है? और इसी चक्कर में जो हमारा जो प्रोहिबिशन का ये लोग इम्पोज कर रहे हैं वो भी सही से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे दिया है ना एग्जाम्पल, बिहार एंड गुजरात। यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ हमने देखा है ड्यू टू द ये स्प्यूरियस एल्कोहल पीने से हुआ है। स्प्यूरियस का मतलब जहरीले टाइप का, आप ये एल्कोहल पी लेते हैं तो डेथ होता है। तो क्या क्या मेन इशू है, पहला इशू है कि सेंटर स्टेट का लड़ाई का मामला है, दूसरा है कि टैक्सेशन कितना रहा है, इसमें डिफरेंसेज है, और तीसरा हेल्थ का इशू है, और चौथा जो इशू आ रहा है प्रोहिबिशन हम लोग प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। नेक्स्ट न्यूज है जो ट्रम्प शुड यूज डिप्लोमेसी नॉट द कोवर्सन। व्हाट इज मीन बाय द कोवर्सन? कोवर्सन का क्या मतलब होता है? जबरदस्ती होता है, कोवर्स करके जबरदस्ती किसी से काम करवाए। होता है ना कि आप उसका करने का मन नहीं है फिर भी आप फोर्स कर रहे हैं, होता है ना, बंदूक दिखा के पैसे छीन लेना।
तो ये कोवर्सन ही है। पुलिस जबरदस्ती किसी को डरा धमका के पैसे निकलवाती है तो वो भी कोवर्सन है। लॉयर्स जबरदस्ती डरा धमका के लोगों का जमीन कैप्चर कर लेते हैं कभी कभी, तो वो भी क्या है, दैट इज द कोवर्सन। तो यहाँ पे कोवर्सन कहाँ से यूज हो रहा है, ट्रम्प के थ्रू हो रहा है, यूएस कर रहा है। और किसके खिलाफ कर रहा है, जो खासकर जो कमजोर देश है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, मैक्सिमम जो यूएस में है, यूएस के आस पास से लोग माइग्रेट करते हैं, तो साउथ अमेरिका से माइग्रेटेड बहुत है। वैसे इंडिया से चाइना से भी माइग्रेटेड है, लेकिन जो इलीगल माइग्रेशन है दैट इज मोस्टली फ्रॉम द साउथ एशियन कंट्री, क्योंकि वहां से बॉर्डर क्रॉस क्रॉस करके चले जाएंगे। अब इंडिया में घुसना हो तो नेपाल के लोग ज्यादा घुसेंगे, बांग्लादेश के घुसेंगे, अफ्रीका से थोड़ी आएंगे, अफ्रीका से कम आएंगे, आएंगे भी तो क्वांटिटी कम होगा। लेकिन जो बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, इन सब एरिया से ज्यादा चांस है, क्योंकि बॉर्डर हमारा है, कभी भी एंट्री हो सकती है। अब वहां पे डिपोर्टेशन का केस जो इसलिए भी आया है, कोलंबिया एक देश है वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम जिनको वो भेज रहे हैं प्लेन को उतरने ही नहीं दिया। तो फिर क्या करा, व्हाट विल बी, ट्रंप ने क्या बोला कि 25% जो है उसको हम 50% कर देंगे, इम्पोज 50%, ठीक है। फिर वो डरे नहीं, यहाँ के कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा हम 50% का 100% कर देंगे, ठीक है। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे लेकिन अंत में ये है कि कोलंबिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है, तो आपका उससे लेन देन ज्यादा है, अमेरिका है। आपका पूरी इकोनॉमी अगर 100 करोड़ का है तो इकोनॉमी वो एक देश से 100 करोड़ का ट्रेड करता है यूएस, और आपका जैसे इम्पैक्ट करें तो सिर्फ आपका $100 मिलियन का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन यूएस का जो है वो उसके लिए बहुत कम अमाउंट है, 100 मिलियन, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसीलिए यहाँ पे इनको वापस मानना पड़ा। कोलंबिया का जो कैपिटल है बोगाटा है, बोगोटा। एक बार मैप खोलिए, कोलंबिया को देख ले, न्यूज में है। कोलंबिया एक स्टेट भी है यूएस में, और कोलंबिया देश भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कोलंबिया यहाँ देश की बात हो रही है, जस्ट वेनेजुएला के बगल में है, इक्वाडोर एंड पेरू भी के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। साउथ अमेरिका का मैप खोलिए, नॉर्थ अमेरिका का है वो, साउथ अमेरिका उसके नीचे, हाँ यहाँ पे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर वेनेजुएला बीच में है, उसके नीचे कोलंबिया, इधर इक्वाडोर है, और इक्वाडोर के नीचे पेरू है। पेरू का नाम सुना है जो हमारा अल नीनो, लॉ नीना, यहीं से जो ओशियन करंट चेंज होता है। तो पेरू का जो कैपिटल है वो लीमा है, लीमा के साथ ये बॉर्डर बना रहा है। ब्राजील के जस्ट बगल में पेरू है, ठीक है। इक्वाडोर कहाँ पे है, यहाँ पे जस्ट एबव द पेरू एंड दोनों के बीच में है कोलंबिया के। कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा। वेनेजुएला का कैपिटल क्या है, कैराकस। वेनेजुएला भी आजकल बहुत न्यूज में है। कैराकस, गुयाना, गुयाना का नाम सुना है, गुयाना क्यों न्यूज में रहता है। गुयाना से जो फ्रेंच लोग होते हैं, यूरोप का जो सैटेलाइट लॉन्च होता है वो गुयाना से होता है। आर यू गेटिंग ना, क्योंकि ईस्टर्न साइड से करना इजी होता है, और ईस्टर्न साइड पे यूरोप का लैंड है, तो वो लोग अपना मैक्सिमम फ्रेंच गुयाना से करते हैं, गुयाना, ओके। सरीनेम, अच्छा सरीनेम यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। सरीनेम, पैरामैरिबो इसका कैपिटल है। फ्रेंच गुयाना ये है, मैं फ्रेंच गुयाना की बात कर रहा था, ये है, ये फ्रांस का है। गुयाना ये अलग देश है, फ्रेंच गुयाना फ्रांस का टेरिटरी है, तो याद रखिएगा। आप देखिएगा अभी अभी भी यूरोपियन यूनियन से जो लॉन्च होता है सैटेलाइट, वो फ्रेंच गुयाना से लोग करते हैं। इंडिया में कहाँ से करते हैं, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश वाला एरिया हमेशा हम लोग सुनते हैं, ये लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा से हुआ। तो हमेशा ईस्टर्न कोस्ट एक आइडियल जगह होता है जहां से हम सैटेलाइट लॉन्च करें। क्लियर हो रही है ये सब चीजें, पूछेगा तो देख लेंगे ना, ये सब चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी देखते देखते कि इसके बगल क्या है। आसपास जब भी मैप खोले ना, तो आप लोग आसपास के देश को देखने की कोशिश करें, उसका कैपिटल क्या है, बॉर्डर क्या है, ऊपर नीचे क्या है, इधर क्या है पैसिफिक सी है, और इधर क्या है अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट न्यूज दैट वी विल बी कवरिंग, यहाँ पे नीचे दिया है कि क्या इनके बीच में है ट्रेड वॉर। ट्रेड जो इनके बीच में है, जो यूएस है कोलंबिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द कोलंबिया, तो उसी के साथ ट्रेड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ना, तो थोड़े से के लिए ये नहीं कर सकते हैं।
लेकिन अगर यूएस ऐसे ही करता रहेगा तो उसके जो एक तरीके से डिग्निटी है, जो रिस्पेक्ट है, वो धीरे धीरे देशेस मानना कम कर देंगे। भले अभी मान जा रहे हैं, लेकिन द थिंग विल बी, वो यूएस का जो सॉफ्ट पावर है वो धीरे धीरे कम होगा ड्यू टू ऑल दिस थिंग। बजट जो है, अभी 1 तारीख को बजट हमारा रिलीज होगा, तो बजट में अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सोशल सेक्टर का स्पेंडिंग डिक्लाइन कर रहा है उसको हम इम्प्रूव करें। तो सोशल सेक्टर में क्या मिल जाएगा? सोशल सेक्टर में जैसे आ सकता है, व्हाट कुड बी द सोशल असिस्टेंस स्कीम, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ द पेंशंस जो वीमेंस को देते हैं इन द केस ऑफ सोशल वेलफेयर हेड्स, कहाँ गया यहाँ पे, हाँ, विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, ये सब किसका आता है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। और क्या आ सकता है? मनरेगा आ सकता है। जो पोषण स्कीम है, पोषण में हम क्या कर रहे हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनको क्या देना चाहते हैं? न्यूट्रिशियस फूड देने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी तो सोशल सेक्टर है कि गरीब आदमी नहीं खाने को मिल रहा है, अच्छा खाना कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे सकता है। तो ये सब चीजें हैं। पोषण का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ये याद रखिएगा, पोषण स्कीम। और इसके अंडर में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रेन स्टडिंग इन क्लास 1 to 8 एलिजिबल स्कूल्स। ठीक है, पोषण स्कीम, इसका फुल फॉर्म है पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। अब इन्होंने कहा कि दैट हैज बीन कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, ये डिक्लाइन किया है कंटिन्यूअसली, इन्होंने परसेंटेज में दिखा है। लेकिन वो 0.02% बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जो हमारा बजट है वो नियर अबाउट 40-50 लाख के बीच का फिगर होता है, 42 लाख करोड़, 45 लाख करोड़। तो उसमें 0.02 होता है तो भी वो किसके बराबर हो जाएगा? 1% का मतलब कितना हो गया? 40,000 करोड़ के आसपास होगा। 40,000 करोड़ का अगर 1.1% भी निकालेंगे तो 1000 करोड़ में आएगा। तो कहीं ना कहीं 1000 करोड़ में बहुत कुछ हो सकता है। तो दैट इज द थिंग। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी है जहाँ पे या तो कंटिन्यू रहे हैं या तो बढ़े हैं। वो सब कैसे? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। तो ये जितने भी हैं वो 2015 के बाद स्टार्ट हुए हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर अपने नाम पे प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए इन सबों में उन्होंने जो फंडिंग है वो इंक्रीज किया है। लेकिन पहले के जो स्कीम है, जैसे मनरेगा हो गया, मनरेगा का यहाँ पे काफी कम हुआ है और मनरेगा का बहुत डिमांड है। कल भी हम लोग पढ़ रहे थे कि मनरेगा का कम होने के कारण क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है। और मनरेगा बहुत अच्छा है, जैसे फ्री में बांटने से अच्छा है ना कि कुछ आप काम करवा के दें। जैसे औरों में आप 6,000 जैसे पीएम किसान में दे रहे हैं तो एकदम मुफ्त में दे रहे हैं ना। लेकिन मनरेगा में क्या है कि वो आदमी आएगा, काम करेगा, तो इससे होगा कि आदमी का जो काम मुफ्त खोरी है वो कम होगा। जैसे आप मुफ्त में देंगे तो क्या होगा? मुफ्तखोरी का आदत बढ़ेगा। लेकिन आप पैसा दे रहे हैं, कुछ काम करवा के दे रहे हैं, तो जो आदमी का काम करने का जो होता है एक आदत, हैबिट, वो बना रहता है। कई बार डिबेट इस बात पे हो रहा है कि मनरेगा इज मच बेटर देन द जो ये फ्री का जो सब्सिडी दे रहे हैं, फ्री का जो स्कीम दे रहे हैं, उससे दिस इज बेटर। एक तो आदमी का हैबिट अच्छा रहेगा, दूसरी चीज ये होगी कि कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एक तालाब बन गया, एक रोड बन गया, एक ब्रिज बन गया, बनवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डबल बेनिफिट है। लोगों की जो टेंडेंसी है, जो लेबर का डिमांड है, वो भी आप क्रिएट करते हैं। और जो दूसरी चीज है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे करके क्रिएट कर रहे हैं। तो मनरेगा का भी प्रमोट करना एक तरीके से काफी क्रूसियल है। ग्रीनलैंड न्यूज में है, ग्रीनलैंड ट्रम्प के स्टेटमेंट से न्यूज में है। ग्रीनलैंड को बोला था ट्रम्प ने कि ये दे देना चाहिए यूएस को, यूएस इसको दुनिया के सिक्योरिटी के पर्पज से यूज करेगा। ग्रीनलैंड कहाँ पे है? वेयर इज द ग्रीनलैंड? जो ये आइसलैंड है ना, इसी को ग्रीनलैंड कहते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क के अंदर में 3 जगह आते हैं। एक जो मेनलैंड हो गया, दूसरा जो है वो आइसलैंड है, इसको ग्रीनलैंड भी कहते हैं। आइसलैंड इसीलिए कहते हैं कि अगर उसका 100 एकड़ जमीन है तो 100 में 75 एकड़ जमीन पे बर्फ से जमा हुआ है, परमानेंट बर्फ होता है ना, तो परमानेंटली फ्रोजन है, सिर्फ 1/3 ही है। और ये जो देश है वो इंडिया के आसपास है, इंडिया के करीब करीब बराबर है। इंडिया का जो एरिया है वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। तो थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत कम पे रीजन है, नियर अबाउट 70%। यहाँ पे यूरोप
पूरा इसको अपना वो मानता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन सच में कहा जाए तो ये कनेक्टेड है, नॉर्थ अमेरिका है उससे ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन ड्यू टू द कल्चरल एसोसिएशन वो ज़्यादा इन नॉर्डिक कंट्रीज से है, खासकर डेनमार्क एंड नॉर्वे से। तो नॉर्वे का ही उस पर अभी तक रहा है, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड। वही तो, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ट्रम्प कह रहे हैं कि ये सब फालतू की चीज है, एक तो नाम गलत है तो हमको दो, एक तो नाम तुम लोगों ने गलत लगा है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उसका नाम व्हाइट लैंड होना चाहिए क्योंकि केवल वाइट 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 दिखता है, तो आप एक तो ग्रीन रखें। ग्रीन इसलिए रखा है कि क्योंकि वहां पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं था, जो 56,000 भी रहते हैं किनारे समंदर के रहते हैं, पूरा लैंड खाली है, वहां पे कुछ नहीं दिखेगा आपको, तो माना जाता है कि नेचुरल जो वहां पे ब्यूटी है, जो जो भी है वहां के पोलर बियर हैं और जो भी वहां के पेंगुइन है, वो नेचुरली है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, ह्यूमन डिस्टरबेंस नहीं है, अभी भी वहां पे पोल्यूशन वोल्यूशन ये सब चीजें नहीं है। तो वही टर्म कह रहे हैं कि दो हम पोल्यूट कर देंगे, नहीं कर पाए वो अभी तक, हम लोग यूज करेंगे। तो ये डेनमार्क का है, डेनमार्क का जो इसका कैपिटल है नूक है, लार्जेस्ट सिटी और जो कैपिटल है वो नूक है ग्रीनलैंड का, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट कंट्री के जैसे अपने आप को ट्रीट करता है, लेकिन ग्रीनलैंड इस पे अपना जो राइट है वो एक्सोर्ट करता है, क्योंकि वो जो राजवाड़ा है, जो मोनार्की है, वो ग्रीनलैंड का जो है वो डेनमार्क का जो राजा थे उसी के अंडर में आ रहा है। नियर अबाउट 800-900 ईस्वी से ही, 1000 साल पहले से, 1100 साल पहले से इनका ही है। कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट है, लेकिन जो कल्चर एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो यूरोप के साथ है, ये ध्यान दीजिएगा। ज्योग्राफिकली देखें, जो प्लेट हम लोग पढ़ते थे ना, तो ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट में आएगा, तो नॉर्थ अमेरिका के बहुत करीब है, अटलांटिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन के बीच में है ये, ठीक है। यहाँ पे देखा भी है आपने, यहाँ कहाँ गया इसका पिक्चर, आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ सी ये है, नॉर्डिक स्टेट अभी पढ़ा था ना, नॉर्थ सी, एंड यहाँ पे जो है बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ बोथनिया, इनके बीच का जो ये एरिया है, दैट दीज कंट्रीज आर नोन एज द नॉर्डिक कंट्रीज। तो इसमें खासकर आपका डेनमार्क आएगा, नॉर्वे आएगा, स्वीडन एंड फिनलैंड। ये कंट्रीज जो है वो दुनिया के जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, इन सब चीज़ों में ये बहुत ऊपर आते हैं, टॉप में रहते हैं हमें।